1 जून 1984 को इंदिरा गांधी के ऑर्डर पे इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल पे एक ऑपरेशन कंडक्ट करती है जिसमें तकरीबन 1000 के करीब लोग मारे जाते हैं और उसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले की भी मौत होती है। भिंडरावाले की मौत के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट का नाम भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। 2022 में एक और शख्स की एंट्री होती है इस पूरे सिनेरियो में और उनका नाम है अमृतपाल सिंह। उनके आते ही वो दोबारा से खालिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और इंडिया के सेपरेशन और इंडिया के बंटवारे की बात करते हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी की नींदें दोबारा से हराम हो जाती हैं। इसके साथ एक और इंसिडेंट होता है कनाडा में। गुरुद्वारे से निकलते हुए हरदीप सिंह निज्जर को 2 लोग गोलियां मार के मार देते हैं और उसकी वजह से इंडिया और कनाडा इस तरह आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। देखिए, ऐसे ही कुछ लोग खड़े होके एक मूवमेंट नहीं चला देते और ना ही एक लैंग्वेज की बेस पे, इलाके की बेस पे या रीजन की बेस पे अपना एक अलग मुल्क डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इन मूवमेंट्स के पीछे कई हजारों लोगों का खून बहता है, कई घर उजड़ते हैं और कई नस्लें इसकी वजह से सफ़र करती हैं। ऐसी मूवमेंट कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं शुरू हो जाती और ऐसी मूवमेंट को जो सपोर्ट करते हैं वो अपना उसको राइट और कॉज बताते हैं और जो लोग इन मूवमेंट्स के अगेंस्ट होते हैं वो उसको टेररिज्म का नाम दे के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया में खालिस्तान सेपरेशन मूवमेंट हो या पाकिस्तान में बलूचिस्तान सेपरेशन मूवमेंट हो, अब दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस और मीडिया अपना इल्ज़ाम दूसरी कंट्रीज़ पे डाल के इस बात को टाल देते हैं और अपने ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने देते। पाकिस्तान में होने वाले इंसिडेंट्स की जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस और मीडिया इंडिया पे डाल देता है और इंडिया अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम दे के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है। Did Pakistan spy wing plot Nijjar's murder to strain India-Canada ties? If reports are to be believed, it seems to be right out of the ISI's playbook. The Pakistani intelligence wing is notorious for fomenting trouble in India. पॉलिटिशियंस और मीडिया आपको कुछ भी स्टोरी सुनाते रहें, लेकिन जब तक आप पिक्चर की दोनों साइड्स को नहीं देखेंगे और उसको स्टडी नहीं करेंगे, आप कभी भी अपना एक न्यूट्रल ओपिनियन नहीं बना सकेंगे और आप इनके हाथों में ऐसे ही खेलते रहेंगे। यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर खालिस्तान मूवमेंट है क्या और ये क्यों इतना बड़ा हो गया कि आज इंडिया और कनाडा के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है और वो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए और वो भी ऐसे टाइम पे जब उनके दरमियान एक $10 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था। पहले हम इंडिया और कनाडा के दरमियान जो भी करंट सिचुएशन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बाद में ये समझा सकूं कि आखिर खालिस्तान मूवमेंट क्या है और इसका कनाडा से क्या लेना देना। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया, जो एक कनाडा का प्रोविंस है, वहाँ एक गुरुद्वारे से बाहर आते हैं और 2 लोग जिन्होंने अपना फेस कवर किया होता है वो एक SUV ट्रक से उन पर फायरिंग करते हैं और उनको 34 गोलियां मार के मर्डर कर देते हैं। और आज जो इंडिया और कनाडा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी शुरुआत होती है इस तारीख से। हरदीप सिंह निज्जर 1977 में पंजाब में पैदा होते हैं और उसके बाद वो मिड 90s में कनाडा मूव कर जाते हैं। कनाडा जाके वो अपेरेंटली एक प्लम्बर की जॉब कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं कि इंडिया में उन पे बहुत टॉर्चर हुआ है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। अब वो कनाडा में अपनी जान बचाने के लिए रहना चाहते हैं। उनका असाइलम काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट किया जाता है और कुछ टाइम बाद वो एक लोकल सिटीज़न से शादी करके और वहाँ पे नेशनलिटी ले लेते हैं। उनको नेशनलिटी को लेके भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, उस पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आगे जाके मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि 90s में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरदीप सिंह निज्जर एक फेक पासपोर्ट पे अपना नाम रवि शर्मा बताते हैं, उस पर वो इंडिया से भाग के कनाडा जाते हैं और वो खालिस्तान के लिए एक हीरो और इंडिया के लिए एक मोस्ट वांटेड पर्सन बन जाता है। निज्जर के मर्डर के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हाउस ऑफ कॉमन में इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की एजेंसीज को इस मर्डर के लिए डायरेक्टली एक्यूज करते हैं। Allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. लेकिन याद रखिए कि ये अभी तक एक्यूजिशन है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया और वो ये डिमांड करते हैं कि इस मर्डर में इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे और उन लोगों को पकड़ने में हेल्प करे कि जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। वो कहते हैं कि निज्जर एक
कैनेडियन सिटीज़न था, इसलिए कनाडा कभी भी ये टॉलरेट नहीं करेगा कि उनकी सॉइल पे आके कोई और एजेंसीज उसके सिटीज़न को मारें। ये उनकी सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। अच्छा, सोवरेनिटी का मतलब ये है कि आज़ादी, खुदमुख्तारी या किसी भी कंट्री का जो कानून है वो अपनी कंट्री तक महदूद रहेगा और वो दूसरी कंट्रीज़ को अलाउ नहीं करेगा कि वो आकर उसकी कंट्री में किसी भी किस्म के ऑपरेशंस करे। ये वही सोवरेनिटी है जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। 2011 में यूएस फोर्सेस डायरेक्टली पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसती हैं और उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन करके चली जाती हैं और गवर्नमेंट सोई रहती है। उसके बाद कई दफ़ा ड्रोन हमले किए जाते हैं और पाकिस्तानी सिटीजन्स को उसमें कत्ल कर दिया जाता है। महज़ब कंट्री में, ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलाउ नहीं किया जाता और उसको सोवरेनिटी पे हमला समझा जाता। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। कनाडा जब एक्यूज़ करता है इंडिया को तो इंडिया भी चुप नहीं बैठता। अब इंडिया डिमांड करता है कनाडा से कि अगर आपके पास किसी भी किस्म के प्रूफ हैं इस मामले से कि इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस मर्डर केस में, तो आप हमें प्रूफ दीजिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप एक्यूज़ नहीं करेंगे हमें। और इसके साथ साथ एक और गेम इल्ज़ाम देने की स्टार्ट हो जाती है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। अब इंडिया एक्यूज़ करता है कनाडा को, और वो पहले भी करता रहा है, कि आपने हमारे जितने भी खालिस्तान मूवमेंट के टेररिस्ट हैं उन साइलम दिया हुआ है, उनको पनाह दी हुई है और उनको नेशनलिटीज़ भी दी हुई है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कनाडा और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा रिफ्ट। कनाडा इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा में से निकाल देता है और इंडिया कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया में से निकाल देता है, और इसके साथ कनाडा इंडियन वीज़ा सर्विस कैंसिल कर देता है। अब कुछ ही दिन पहले 41 मज़ीद कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया से निकलने के लिए बोल देता है। कनाडा ने अभी तक इस सारे मामले के लिए कोई प्रूफ दिए तो नहीं है, लेकिन कनाडा ये क्लेम करता है कि उसके पास सारे के सारे सबूत हैं इस मर्डर को लेके, और उसके साथ ये सारे सबूत फाइव आइज़ ने शेयर किए। और अब ये फाइव आइज़ क्या है, यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि फाइव आइज़ वो 5 कंट्रीज़ हैं जिनके इंटरेस्ट म्यूचुअल हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनका आपस में एग्रीमेंट है, और वो आपस में तमाम इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और थ्रेट और इससे रिलेटेड जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करते हैं और वो कभी भी लीक नहीं होने देते। ये 5 कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब इस सारे सिनेरियो में एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि यूएस और यूके जो हैं वो इंडिया के बहुत बड़े अलायंस हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो इंडिया को हर मामलात में सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में वो इंडिया को प्रेफर करने के बजाय उन्होंने फाइव आइज़ को ही प्रेफर किया क्योंकि वो उनके मेंबर भी हैं। तो अब वो इंडिया से ही ढकी छुपी अल्फाज में और स्टेटमेंट्स में डिमांड करने लगे कि इंडिया को चाहिए कि वो कनाडा के साथ कोऑपरेट करे और उन लोगों को पकड़ने में मदद करे कि जो इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को ही एक्यूज़ किया इस सारे मामले के लिए। कनाडा में इस टाइम 18 लाख इंडियंस हैं, जिसमें से 7,70,000 सिख कम्युनिटी है और 2,62,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में इस टाइम पढ़ रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में और क्राइसिस में मोदी सरकार इंतहाई अनसक्सेसफुल रही है। इन क्राइसिस में जब उसको डिप्लोमेटिक तरीके से इस सारी सिचुएशन को हल करना चाहिए था और बंद दरवाज़ों के पीछे इसको बैठ के हल करना चाहिए था, वो इसको मीडिया पे शोर शराबे के थ्रू और एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी के थ्रू हल करने में उसको प्रेफर किया। इस सारी सिचुएशन में कौन सी कंट्री को कितना फ़ायदा होगा और कौन सी कंट्री को कितना नुकसान होगा या किस पॉलिटिशियंस को कितना फ़ायदा और नुकसान होगा, वो तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि इस सारे मामले को मिसहैंडल किया गया। आज की इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि आखिर खालिस्तान है क्या और खालिस्तान क्यों इतना बड़ा हो गया, और जर्नैल सिंह भिंडरवाले कौन थे, अमृतपाल सिंह की कहाँ से एंट्री हुई इस सारे सीन में, और हरदीप सिंह निज्जर कौन थे। जब बाकी सब रिलीजन और लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रहना चाहते हैं और यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, तो फिर सिख कम्युनिटी को क्यों आखिर एक अलहदा मुल्क चाहिए, और वो सोचते हैं कि खालिस्तान बनेगा तभी उनका रिलीजन सेफ हो सकता है और अपने वो राइट्स हासिल कर सकते हैं, या क्यों उनको लगता है कि वो खालिस्तान में ही खुश रहेंगे, या यूँ समझ लीजिए कि उनको फिर इंडिया से क्या मसला है। स्टेट्स बताते हैं कि इसमें सब सिख कम्युनिटी के लोग तो शामिल नहीं हैं, लेकिन ये याद रखिए कि खालिस्तान में सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नंबर है। 1940 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था और सेपरेशन के टाइम पे 2 अलग-अलग कंट्रीज़ बनने जा रही थी, और ये बात तो साफ जाहिर है कि ये 2 कंट्रीज़ रिलीजन की ही बेस पे बन रही थी। एक कंट्री मुसलमानों के लिए बनाई जा रही थी, उनके लिए एक अलहदा मुल्क होगा, और हिंदुओं के लिए एक अलहदा मुल्क होगा। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए सिख कम्युनिटी ने अपनी डिमांड नेहरू जी के सामने रखी
उन्होंने बोला कि ये सब कुछ अगर होने जा रहा है तो हमें भी अपने लिए एक अलग स्टेट चाहिए। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अभी तक खालिस्तान का नाम सामने नहीं आया था। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि खालिस्तान कब इमर्ज होता है। बहरहाल सिख कम्युनिटी एक लंबे अरसे तक पंजाब पे हुकूमत का मज़ा तो ले चुके थे। महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत स्टार्ट होती है 1799 में और एंड होती है 1849 में, और ये इतनी एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है कि ब्रिटिश आर्मी भी उनसे टक्कर लेने में डरती है। और जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहते हैं तो तब तक ब्रिटिश आर्मी उनसे डील्स करके उनको एक आज़ाद स्टेट के ही तौर पे एक्सेप्ट करती है। अब ये स्टेट कितनी बड़ी थी, ये पेशावर पाकिस्तान से स्टार्ट हो के इसमें मुल्तान भी शामिल था, रावलपिंडी भी शामिल थी, और श्रीनगर से लेके अमृतसर तक ये स्टेट फैली हुई थी। और इसमें कभी भी किसी ने आके मुदाखलत जब भी करने की कोशिश की तो उसको मुंह की खानी पड़ी, और महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी से वो कभी भी जीत नहीं सके। और 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी इस पर कब्ज़ा कर लेती है, और महाराजा के जो बच्चे हैं उनको वो बाहर भेज देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी इंसान ऐसा ना रहे और उनकी औलाद में से कोई ऐसा बंदा ना रहे जो वापस आके इस स्टेट को क्लेम करे या इस आर्मी के लिए कोई मुसीबत खड़ी करे। 1946 को नेहरू जी सिखों से एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर बंटवारा हुआ तो सिख कम्युनिटी को उनका एक अलग से स्टेट दिया जाएगा, लेकिन ये प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, जो आज के इंडिया और पाकिस्तान है उसमें पंजाब में जो बड़ा हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास चला गया और छोटा हिस्सा इंडिया में रह जाता है। और जब बंटवारा हो जाता है तो जितने भी सिख उस टाइम पाकिस्तान वाले पंजाब में रहते हैं वो इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं, वो के पंजाब में बसना शुरू कर देते हैं और अपनी सब जायदादें, अपने सब कारोबार, अपनी सब गाड़ियाँ और जो कुछ भी उनके पास और जितने कारोबार उन्होंने बनाए होते हैं पाकिस्तान में, वो सब कुछ छोड़ के उनको आना पड़ता है इंडिया में, और उनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। खुशवंत सिंह की एक किताब है हिस्ट्री ऑफ द सिख। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, इन्होंने सिखों के तमाम हिस्ट्री इसमें दी हुई है और बहुत सारे फैक्ट इन्होंने डिस्क्लोज़ किए हैं। ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। वो लिखते हैं कि बंटवारे के बाद जब सिख कम्युनिटी पाकिस्तान से इंडिया में शिफ्ट हुई तो वो कभी भी खुश नहीं थे। इंडिया में आने के बाद उनकी जो मोनोपोली थी वो ट्रांसपोर्ट पे थी और टैक्सी और बसेस सर्विसेज पे थी, जो उनसे बाद में ले ली गई, और जितने भी कोलकाता आने वाले जो इमिग्रेंट्स थे वो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट से भी निकाला जाता। फौज में जितनी नौकरियाँ थी वो भी इनकी कम की जाती हैं। सिख इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं और वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। सिखों के साथ किया गया नेहरू जी का प्रॉमिस तो कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद सिखों के जो मेजॉरिटी वाले इलाके हैं उनको मिला के गवर्नमेंट उनको एक स्टेट दे देती है जिसको पेप्सू कहा जाता है, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी को अकाली दल कहा जाता था, और अकाली दल इतनी ज़्यादा पंजाब में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके पावर और उसके कंट्रोल को देख के कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं होता, और वो जब कांग्रेस को लगता है कि उनका कंट्रोल कम हो रहा है तो वो पेप्सू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म कर दिया जाता है और वो स्टेट ख़त्म कर दी जाती है बाद में। 1956 में इंडियन गवर्नमेंट एक नया एक्ट लेके आती है, यानी लैंग्वेजेस के बेस पे सूबे बनाए जाएंगे, यानी जिस लैंग्वेज और जिस कम्युनिटी के लोग जिस एरिया या रीजन में ज़्यादा हैं उनको मिला के वहाँ पे एक सूबा बनाया जाएगा। अब अकाली दल जो रिप्रेजेंटेटिव होती है सिख कम्युनिटी की, वो गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि हरियाणा, क्योंकि एक हिंदी स्पीकिंग रीजन है और स्टेट है, हरियाणा को छोड़ के बाकी इलाके सारे पंजाब के साथ मिला के एक पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट को ये मालूम होता है कि दोबारा से यहाँ पे अकाली दल और सिख कम्युनिटी की जो पावर है और उनका कंट्रोल है वो स्ट्रांग हो जाएगा। गवर्नमेंट इनकी इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर देती है। अब सिख कम्युनिटी की हर डिमांड को रिजेक्ट करना, उनके सारे प्रोमिसेस को तोड़ना, इस पर सिख कम्युनिटी भड़क जाती है और वो गुस्से में आते हैं। और मास्टर तारा सिंह जो उस टाइम के अकाली दल के लीडर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अब बहुत हो चुका, सिखों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म हो चुका है, अब हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन गवर्नमेंट और सिख कम्युनिटी के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश, और पंजाबी सूबा मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है जो आगे जाके एक बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन ये याद रखिए कि खालिस्तान अभी भी यहाँ पे पिक्चर में नहीं आया। अब पंजाब सूबा मूवमेंट के 1200 एक्टिविस्ट को गवर्नमेंट अरेस्ट करती है और उन सबको जेल में डाल देती है, और पहली दफ़ा वो गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसते हैं। और जो बड़ा इंसिडेंट गोल्डन टेम्पल वाला है वो हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर अब 1965 का टाइम आता है जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो जाती है।
इसमें सिख कम्युनिटी इंडियन फोर्सेस का अनकंडीशनल साथ देती हैं और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़ के इंडियन फोर्सेस के साथ एक बहादुरी के साथ लड़ती हैं। जब ये जंग ख़त्म होती है तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है और इंडिया के जो लोग हैं वो सिख कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस को जानते हैं और वो उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि सिख अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं और वो किसी भी मुश्किल टाइम में इंडिया का साथ देंगे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सिख कम्युनिटी का जो पंजाब सूबा मूवमेंट उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। लेकिन सिख कम्युनिटी की बदकिस्मती देखिए कि उनके प्रॉब्लम्स हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पंजाब को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि चंडीगढ़ की 55% जो आबादी है वो हिंदी स्पीकिंग थी, उसको कम्प्लीटली ना पंजाब को दिया गया और ना हरियाणा को दिया गया। तो अब गवर्नमेंट इसको एक यूनियन टेरिटरी बना देती है कि हरियाणा और पंजाब इसको म्यूचुअली शेयर करेंगे। लेकिन इस सब से सिख कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बहरहाल पंजाब एक सूबा बन जाता है और उनकी जो मूवमेंट है वो कामयाब हो जाती है। उसके बाद इलेक्शन होते हैं और अकाली दल इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाती। 1970 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और वो दोबारा से अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाती। कहा जाता है कि इसमें कांग्रेस अपनी पॉलिटिकल गेम्स चलाता रहा है। वो अकाली दल को कभी भी पंजाब में स्ट्रांग नहीं देखना चाहते थे। वो किसी न किसी तरीके से इनकी सरकार गिरा देते थे और इनको ये अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। बहरहाल इसके बाद सिख कम्युनिटी को 3 और बड़े प्रॉब्लम्स थे। एक मसला था चंडीगढ़ का, दूसरा उनका प्रॉब्लम था पानी का कि पंजाब का पानी 70% से ज़्यादा पंजाब से ड्रेन आउट होकर दूसरी स्टेट को मिल रहा था और ये चाह रहे थे कि पंजाब का पानी ज़्यादा पंजाब में रहे और उससे पंजाब ही को बेनिफिट मिलता रहे और जो एक्स्ट्रा पानी है बाहर जाने दें। और तीसरा जो प्रॉब्लम था फ़ौज में भर्ती का, उस प्रॉब्लम पे भी सिख बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाह रहे थे कि फ़ौज में दोबारा से जो सिख हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कराई जाए। इन सब को लेके अकाली दल के लीडर एक रेजोल्यूशन बनाते हैं जिसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा जाता है और वो रेजोल्यूशन इतना ज़्यादा फेमस होता है। एक्चुअली इसके 2 पार्ट्स थे जो बाद में मॉडिफाई किया गया था, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये रेजोल्यूशन इतना फेमस होता है कि जिसकी वजह से अकाली दल दोबारा इलेक्शन में जीत जाता है। इस सब के चलते चलते कांग्रेस अकाली दल के फेम से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कभी भी अकाली दल को पंजाब में स्ट्रांग नहीं देख सकती, इसीलिए वो पहले उसकी गवर्नमेंट्स भी कराती रही और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रही। अब अकाली दल को अगर नीचा दिखाना है तो कांग्रेस सोचती है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में एक ऐसा फेस लेके आना पड़ेगा जो अकाली दल को टक्कर दे और वो रिलीजियसली भी फेमस हो और उसकी सोशल एक्टिविटीज़ भी हो और उसकी फॉलोइंग ज़्यादा हो। तो अब पंजाब की पॉलिटिक्स में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स अपसाइड डाउन हो जाती है और पूरे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स भी अपसाइड डाउन हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है खालिस्तान की स्टोरी। जरनैल सिंह भिंडरवाले उस टाइम पंजाब का एक बहुत ही फेमस सोशल और रिलीजियस फेस होते हैं और उस टाइम पे वो अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ जो सोशल और रिलीजियस हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मिसाल के तौर पे रिलीजियसली वो दाढ़ी रखने का कहते हैं, पग बांधने का कहते हैं और सबको वो कहते हैं कि अपने रिलीजन के साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में यानी कि नशे के ख़िलाफ़ जंग और नशे के ख़िलाफ़ सबको आगे आगे लेके चलना वगैरह वगैरह वगैरह। वो अकाली दल को टक्कर देने में कामयाब हो जाते हैं और उनको कांग्रेस है वो अकाली दल के खिलाफ खड़ा करती है और इलेक्शन भी जितवा देती है। लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ भिंडरवाले कोई एक्टिविटीज़ भी करते हैं जो कानून के खिलाफ हैं और इलिजिटिमेट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस उनको ना ही अरेस्ट करती है और ना ही उनको जेल में डालती है, बल्कि उनको पूरा पूरा सपोर्ट दिया जाता है पंजाब में, वो जो चाहे करें। लेकिन कांग्रेस और जो गवर्नमेंट है वो उनसे कुछ भी नहीं पूछेगी। 13 अप्रैल 1978 को सिख कम्युनिटी और निरंकारी सिख कम्युनिटी के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जिसमें 17 लोग मारे जाते हैं और इसमें भी भिंडरवाले का नाम आता है सामने और इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। फिर उसके बाद जाके 1980 में निरंकारी सिख की कम्युनिटी के एक लीडर को कत्ल कर दिया जाता है, उसमें भी भिंडरवाले का नाम शामिल होता है। तब जाके प्रेशर की वजह से भिंडरवाले की गिरफ्तारी होती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। 1981 में एक मदर लैंग्वेज का सेंसस कंडक्ट किया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, तो आपने वो बतानी होती है। अब भिंडरवाला कहते हैं कि पंजाब के जितने भी लोग हैं वो सब अपनी मदर लैंग्वेज पंजाबी बताएंगे। हालांकि चंडीगढ़ में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो मोर देन 55% उस टाइम होती है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। उस टाइम के जो अखबार के एडिटर हैं लाला जगत नारायण,
वो बाकायदा अपने अखबार के थ्रू मैसेज पहुंचाते रहते हैं कि जो हिंदू हैं वो अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी बताएं। यहाँ पे लाला नारायण और भिंडरावाला के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और लाला को मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद हिंदुओं का प्रेशर आने की वजह से भिंडरावाला को गवर्नमेंट अरेस्ट करती है और जेल में डाल देती है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इतने ज़्यादा दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं कि भिंडरावाला को जेल से रिलीज़ करना पड़ता है और उनको वापस भेजना पड़ता है। इन सब एक्टिविटीज़ के बाद भिंडरावाला की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जेल से वापस भी आ जाते हैं, उनको सज़ा भी नहीं होती। इतनी ज़्यादा एक्यूजेशन के बाद भी जेल से वापस आने के बाद 1982 में अकाली दल उनके साथ हाथ मिला देते हैं। यहाँ से कांग्रेस की सारी गेम उनके अगेंस्ट चली जाती है। जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के हुक्म पे जो पुलिस है वो बहुत सारी वायलेशंस भी करती है, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से जो बाकी सिख भी हैं वो भी अकाली दल और भिंडरावाला के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब भिंडरावाले और अकाली दल दोबारा से आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को मनवाने की कोशिश करते हैं और वो एक मिशन पे निकलते हैं कि इसको दोबारा बनवाया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ नई ये होती है कि वो अब अपने एक अलहदा मुल्क की डिमांड करते हैं और ये सोचते हैं कि 1982 में जब एशियंस गेम चल रही होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, हम उधर जाके अब इसको मनवाएंगे और अपना जो मुद्दा है वो सामने रखेंगे ताकि पूरी दुनिया की कवरेज भी मिले और अलहदा मुल्क की बात आगे जा सके। पंजाब से जितनी फैमिलीज एशियंस गेम में जा रही होती हैं तो पुलिस बॉर्डर पे उनको रोक के उनकी तलाशी करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें औरतों की तलाशी, बच्चों की, उनकी गाड़ियों की तलाशी और उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट भी करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग जो इनके साथ शामिल थे या नहीं शामिल थे वो सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अब ये लोग 2 जुलाई 1982 को सीएम पंजाब बरबोरा सिंह पे जानलेवा हमला करते हैं। उसके बाद 1982 को ही एक प्लेन को हाईजैक किया जाता है जिसमें 126 पैसेंजर होते हैं, उसको हाईजैक करके ये पाकिस्तान लेके जाते हैं और वहाँ पे लैंड करवाने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान बहरहाल मना कर देता है। अब वो उस प्लेन को वापस ला के इंडिया में ही लैंड करते हैं और उसके बाद पंजाब में एक बस से तमाम पैसेंजर्स को उतार के जो हिंदू पैसेंजर्स हैं उनको गोली मार दी जाती है। इसके बाद भिंडरावाले और उनके तमाम साथी जाके गोल्डन टेम्पल में अपना एक मोर्चा बना देते हैं जिसको धर्म युद्ध मोर्चा कहते हैं। उनको ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पुलिस कभी भी गोल्डन टेम्पल में नहीं घुसेगी क्योंकि ये सिखों की बहुत ही मुकद्दस जगह है और इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो कभी भी उनकी हिम्मत नहीं होगी उसके अंदर आने की। लेकिन कभी कभी आप पॉलिटिशियन से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जो वो नहीं करते और कभी कभी ऐसी चीज़ें पॉलिटिशियंस कर देते हैं जो आप कभी भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। इंदिरा गांधी 1984 को एक ऑपरेशन कंडक्ट करने का ऑर्डर देती हैं इंडियन आर्मी को और उस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उस ऑपरेशन का मिशन होता है कि गोल्डन टेम्पल में घुस के या गोल्डन टेम्पल को घेराव करके इन जो मिलिटेंट्स हैं, जो भिंडरावाले उनके साथी हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालने और गिरफ्तार करना है। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जितने भी प्रेस के लोग हैं उनको पंजाब से बाहर निकाल दिया जाता है, तमाम टेलीफोन लाइंस काट दी जाती हैं और तमाम ट्रांसपोर्ट के जो रास्ते हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो सब ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट कर दिया जाता है। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में तकरीबन 1000 के करीब लोग मारे जाते हैं, जिसमें भिंडरावाले की भी मौत होती है। लेकिन ये नंबर इंडिपेंडेंट सोर्सेज का है, गवर्नमेंट का नंबर इससे थोड़ा सा कम है। ये ऑपरेशन 3 से 6 दिन तक चलता है। गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से गोलियों, बारूद और टैंकों के थ्रू उस पर हमला किया जाता है और उसको बुरी तरह डैमेज कर दिया जाता है। बड़ा प्रॉब्लम तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है जब गोल्डन टेम्पल की पिक्चर्स बाहर जाती हैं और पूरी दुनिया के सिख कम्युनिटी के लोग उसको देखते हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं कि हमारी इतनी रिस्पेक्टेबल जगह को इतना डिसरिस्पेक्ट किया गया और उसकी बेइज्जती और उसकी बेहुरमती की गई
कि हम इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जितने जो फौजी हैं जो उस टाइम की फ़ौज में काम कर रहे होते हैं, उनमें से बहुत बड़े नंबर है वो रिज़ाइन कर देते हैं। सिटिंग पोजीशंस पे पॉलिटिशियंस होते हैं वो काफ़ी सारे लोग रिज़ाइन कर देते हैं, और पूरी दुनिया से जो सिख कम्युनिटी है वो गोल्डन टेम्पल को आके देखती है। वहाँ पे खड़े होकर लोग उसको वो कसम उठाते हैं कि जो लोग भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, या तो हम उनकी जान लेंगे या उनकी जान लेने की कोशिश में हम मारे जाएं तो हमें परवाह नहीं है। देखिए, हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखने के लिए या लाइब्रेरी के शेल्फ को डेकोरेट करने के लिए नहीं होती, बल्कि हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो पिछली होने वाली गलतियों से सीखें और उन गलतियों को कभी रिपीट ना करें। पाकिस्तान में भी 26 अगस्त 2006 में जनरल मुशर्रफ जो उस टाइम के डिक्टेटर होते हैं वो बलूचिस्तान में एक ऐसा ऑपरेशन करते हैं और अकबर बुगटी को जो उस टाइम के बलोची लीडर होते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद 3 जुलाई 2007 को जनरल मुशर्रफ दोबारा से एक ऐसे ऑपरेशन का ऑर्डर पाकिस्तान आर्मी को देते हैं जो लाल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इन ऑपरेशंस के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में अभी तक फील किए जा रहे हैं। इनकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, इस टॉपिक पे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया सिख कम्युनिटी को जानती है और हिस्ट्री उठा कर अगर आप देख लें तो इस चीज़ का बहुत ही आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस सब का रिटेलिएशन भी ज़रूर आएगा और बदला भी ज़रूर लिया जाएगा, और फिर ऐसा ही होता है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिक्योरिटी गार्ड उनको गोली मार देते हैं। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की जो बेटी है, वो उनको उस टाइम हॉस्पिटल लेके जाती हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। गोल्डन टेम्पल के इंसिडेंट को अभी सिख कम्युनिटी बुला नहीं पाई थी कि 1984 में एक और ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको ना पूरी दुनिया बुला सकेगी और ना ही सिख कम्युनिटी की आने वाली जनरेशन उसको बुला सकेंगी। कांग्रेस के सपोर्टर्स और इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद सिख कम्युनिटी पे दावा बोल देते हैं। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कौन है, कहाँ से आया है, उनको कत्ल करना शुरू कर देते हैं। इस सारे इंसिडेंट में हज़ारों सिखों की जान जाती है, 100 से ज़्यादा गुरुद्वारे जलाए जाते हैं, सिखों की औरतों के साथ रेप किया जाता है और उनके बच्चों को मारा जाता है, उनकी दुकानों को जलाया जाता है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, और जितना पॉसिबल उनके साथ एक जुल्म कर सकते थे उन्होंने किया। इस सब में प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होता है कि जो पुलिस है वो ना इन लोगों को रोकती है, ना कोई एक्शन लेती है, और ना ही सिख कम्युनिटी को सेव करने की कोशिश करती है। बाद में इन एक्टिविटीज़ में और इस दंगे फसाद में जितने लोग इन्वॉल्व थे, ना ही उनको अरेस्ट किया जाता है, ना ही कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, बल्कि आने वाले इलेक्शन में पार्टी के टिकट्स भी दिए जाते हैं और वो लोग इलेक्शन भी जीत जाते हैं। 1984 के दंगे फसाद के बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में राजीव गांधी भारी वोटों के साथ इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद राजीव गांधी कहते हैं कि पंजाब मेरी टॉप प्रायोरिटी है और इसके प्रॉब्लम्स को मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। वो तमाम अकाली दल के जो लीडर्स हैं जेल में उनको रिहा करते हैं, उनको रिलीज़ करके वापस भेजते हैं और उनके साथ बैठ के एक अकॉर्ड साइन करते हैं। चंडीगढ़ है उसको पंजाब में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हरियाणा के सीएम होते हैं भजन लाल, वो राजीव गांधी को कहते हैं कि अगर तुमने चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कर दिया तो जो हरियाणा के हिंदूज़ हैं वो राजीव गांधी को नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे और राजीव गांधी के हाथ से पंजाब तो गया होगा लेकिन हरियाणा भी चला जाएगा। तो राजीव गांधी इस पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हुए बैक ऑफ करते हैं और सिख कम्युनिटी के साथ दोबारा से एक प्रॉमिस तोड़ देते हैं। इस सब के बाद सिख दोबारा से गोल्डन टेम्पल में अपना एक मोर्चा बना लेते हैं और दोबारा से 2 ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला 1986 में किया जाता है और दूसरा 1988 में किया जाता है, जिसको ब्लैक थंडर ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इस दफ़ा इंडियन आर्मी को यूज़ करने की बजाय इंडियन पुलिस को यूज़ किया जाता है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करके ये ऑपरेशन करवाया जाता है। बाद में 2004 में मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि सिख कम्युनिटी को खुश किया जा सके। ये सब स्टोरीज तो चल ही रही होती है, लेकिन उसके दरमियान 90s में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो अभी 2023 में जाके इंडिया और कनाडा के दरमियान एक बहुत बड़े क्लैश का रीज़न बना। इन सब ऑपरेशंस की वजह से खालिस्तान मूवमेंट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में या कुछ एरियाज या रीजन में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और वो जो लोग उनमें इन्वॉल्व हैं उसको परसू करने की कोशिश करते हैं। और इसके दौरान पंजाब में एक ग्रीन रेवोल्यूशन चलती है जिसमें उन एक्टिविटीज़ के सारे मेंबर्स को या तो मार दिया जाता है या वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। पंजाब की इन इंसर्जेंसीज के दौरान एक क्रैकडाउन किया जाता है जिसमें एक शख्स को पकड़ा जाता है और वो शख्स हैं हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर को जेल में डाल दिया जाता है, बहुत सारी एक्विजिशन होती है उनके खिलाफ। 1997 को वो जैसे रिलीज़ होते हैं
तो वो एक फेक पासपोर्ट के थ्रू कनाडा माइग्रेट करते हैं और अपना नाम वो राजीव शर्मा बताते हैं, और 10 फरवरी 1997 को वो कनाडा माइग्रेट कर जाते हैं। हरदीप का असाइलम काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो प्लम्बर की जॉब वहाँ पे कर रहे होते हैं और नेशनलिटी हासिल करने के लिए वो वहाँ पे एक सिटीजन औरत से शादी करते हैं। बाद में उनके 2 बच्चे भी होते हैं। जो उस टाइम के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, वो बताते हैं हरदीप सिंह को 25 मई 2007 में नेशनलिटी दी गई। 2018 में हरदीप सिंह निज्जर वहाँ के गुरु नानक गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ 2 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हैं। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा है उसका, और जो दूसरा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जो सिख कम्युनिटी है वो कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और 1984 में जो सिख जेनोसाइड हुआ था उसका मिशन लेके यूनाइटेड नेशन में वो रिप्रेजेंट करते थे। हमेशा सिख राइट की बात करते थे और कभी उन्होंने किसी टेररिज्म, किसी वायलेंस को प्रेफर नहीं किया। हमेशा वो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते थे। अब जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जो निज्जर हैं वो एक टेररिस्ट हैं, और 2007 में शिंगार सिनेमा बम ब्लास्ट में वो एक मास्टरमाइंड थे। 2013 और 14 में निज्जर कई दफा पाकिस्तान भी जा चुके हैं कि उनके संबंध वहाँ के लीडर जगतर सिंह जो बाबरा खालसा के लीडर हैं उनसे हैं, और उनसे मिलके वो पैराग्लाइडर के थ्रू इंडिया में एम्यूनेशन, असला, गन्स वगैरह सप्लाई करते हैं ताकि इंडिया में टेररिज्म फैले और जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको फरोग मिले। इंडिया में मल्टीपल किलिंग में वो इन्वॉल्व हैं। सीएम पंजाब अमरिंदर सिंह के जानलेवा हमला है उसमें भी जो मास्टरमाइंड है वो निज्जर ही है। इस सारे सिनेरियो को लेके इंडियन गवर्नमेंट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से कई दफा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको वापस भेजें ताकि इंडिया में उसका ट्रायल किया जा सके। 2014 और 2016 में इंटरपोल के थ्रू भी रिक्वेस्ट की जाती है। निज्जर सिंह को क्लेम करते हैं और उनको इंडियन मोस्ट वांटेड पर्सन डिक्लेयर करते हैं। निज्जर इन सारी एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये सारा बॉलीवुड मूवीज प्लॉट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और मैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स और सिख कम्युनिटी के राइट्स की बात करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा टेररिज्म से और इन वायलेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर 18 जून 2023 को वो जब गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे होते हैं और 2 लोग उनको 34 गोलियां मार के असैसिनेट कर देते हैं। 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट एक फार्मर एक्ट बनाती है जिसके खिलाफ 2020 में और 2021 में हरियाणा के फार्मर्स और पंजाब के फार्मर्स एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। हम इन प्रोटेस्ट के डिटेल्स में और उस एक्ट के डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोटेस्ट 2020 और 2021 में बहुत वायलेंट हो जाता है, उसमें कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, उसमें बहुत वायलेंस भी होता है, पुलिस की तरफ से भी बहुत वायलेंस होता है। उसका नाम रखा जाता है दिल्ली चलो प्रोटेस्ट। दिल्ली गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को खालिस्तान के साथ जोड़ देती है और वो कहते हैं कि ये वही खालिस्तान के एक्टिविस्ट हैं और वो सब मिल के दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं ताकि अपनी बात मनवाएं। इन फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान एक और लीडर सामने आते हैं, दीप सिद्धू, और ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वारिस पंजाब तक, और वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फार्मर्स के प्रोटेस्ट को आगे लेके चलते हैं। लेकिन बाद में 2020 में उनका एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। पंजाब की हिस्ट्री पेन से, खून से, कुर्बानियों से भरी पड़ी है। यहाँ पे एक और ट्विस्ट होता है और इस सीन में एक और ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट की नींदें दोबारा से हराम हो जाती हैं। दीप सिंह की मौत के बाद अमृतपाल सिंह सामने आते हैं जो उस टाइम दुबई में जॉब कर रहे होते हैं। वो पंजाब जाते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप क्लेम करते हैं। एक यंग लीडर को देख के उनकी एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से पंजाब में हो जाती है और उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब वो दोबारा से खालिस्तान मूवमेंट को एक नया मोड़ देते हैं और दोबारा से खालिस्तान की बात करना शुरू कर देते हैं, वो इंडिया के बंटवारे की बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है और 200 से ज़्यादा एक्टिविस्ट को वो अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। अमृतपाल सिंह वहाँ से एस्केप कर देते हैं और काफ़ी टाइम तक एस्केप में ही रहते हैं। फिर 23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन खालिस्तान का नाम दोबारा से इंडिया में जाग जाता है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाई गई है और दोनों साइड के प्रोस्पेक्टिव को समझने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। टाइम कम होने की वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम इंक्लूड नहीं कर सकें, लेकिन अगर आप कोई चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।